पिछली क्लास में हमने क्विक सिलेक्शन टूल को देखा था और आज की क्लास में हम मैजिक वॉन्ड टूल को देखने वाले हैं। इस वक्त मुझे यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा है और अगर मैं इस पर क्लिक करके रखूँ तो क्विक सिलेक्शन टूल के नीचे मैजिक वॉन्ड टूल है। मैजिक वॉन्ड टूल की शॉर्टकट की W है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल तीनों की शॉर्टकट की W है। तो यहाँ पे जो टूल आपको सामने नज़र आ रहा होगा, किसी और टूल पे काम करते हुए अगर आप W प्रेस करेंगे तो वही टूल हाईलाइट होगा। तो मैं यहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करूँगी। अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड कलर में है या आपका ऑब्जेक्ट सिंगल कलर में है तो सिलेक्शन के लिए मैजिक वॉन्ड टूल बेस्ट टूल हो सकता है, क्योंकि एक दफ़ा क्लिक करने पे ये कंप्लीट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेगा। तो इस वक्त आप देखें मेरे माउस का कर्सर मुझे कुछ इस तरह से राउंड नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई। तो मैजिक वॉन्ड टूल को जिस लेयर पे मुझे यूज़ करना है मुझे उसको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अब आप देखें मेरे माउस के साथ मैजिक वॉन्ड टूल आ गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो इसने पूरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड कलर में है तो एक क्लिक पे ये उसको सिलेक्ट कर लेता है। अब इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए या तो इस बैकग्राउंड को आप डिलीट कर सकते हैं या फिर सिलेक्शन को इन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप सिलेक्शन को इन्वर्ट करेंगे तो बैकग्राउंड की बजाय आपका इमेज सिलेक्ट हो जाएगा और आप उसकी कॉपी लेकर ओरिजिनल इमेज को वहां से हटा सकते हैं और इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट की कटिंग आपके सामने आ जाएगी। तो सिलेक्शन को इन्वर्ट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सिलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो भी आपकी सिलेक्शन इनवर्स हो जाती है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और I एक साथ प्रेस कर दें तो भी आपकी सिलेक्शन इनवर्स हो जाती है। आप शॉर्टकट की मदद से भी सिलेक्शन को इनवर्स कर सकते हैं और शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट I है। और अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करूँ तो अब मेरी सिलेक्शन बैकग्राउंड की बजाय इस ऑब्जेक्ट पे आ गई है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करती हूँ और इस ओरिजिनल इमेज को यहाँ से हाइड कर दूं तो अब आप देखें ये इमेज मेरी वाइट बैकग्राउंड पे आ चुकी है। और अगर बैकग्राउंड को हाइड करूं तो ये ट्रांसपेरेंट एरिया पे आपको नजर आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है, ना तो बैकग्राउंड का कोई एरिया इसमें शामिल हुआ है और ना ही ऑब्जेक्ट के किसी एरिया की कटिंग हुई है। अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड है तो मैजिक वॉन्ड टूल बेस्ट रिजल्ट दे रहा होता है कटिंग के लिए। आई एम मुबीना बारी। और अब मैं आऊंगी इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ तो पहली 4 प्रॉपर्टीज वही हैं जो हम इससे पहले मुख्तलिफ सिलेक्शन टूल में देख चुके हैं। न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये तमाम ऑप्शन हम बार बार देख चुके हैं और यहाँ भी जैसे ही हमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत होगी तो हम इनको मज़ीद देख लेंगे। तो उसके बाद सैम्पल साइज है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ मुझे काफ़ी सारे प्रीसेट दिए हुए हैं। इनमें से मैं जो प्रीसेट सेलेक्ट करूँगी ये उसी के मुताबिक सैम्पल लेगा और उसी के मुताबिक हमें पिक्सल सेलेक्ट करके देगा। जैसे यहाँ पे 3x3 एवरेज है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये 3 पिक्सल विड्थ और 3 पिक्सल हाइट में पिक्सल लेकर उनके एवरेज कलर को फॉलो करते हुए मुझे कलर सेलेक्ट करके देगा। उसके बाद यहाँ 5x5 है, 11x11, 31x31 है, 51x51, 101x101 एवरेज है। तो अब यहाँ से कोई भी एवरेज ले सकते हैं। और अगर यहाँ से आप पॉइंट सैंपल लेते हैं, डिफ़ॉल्ट पॉइंट सैंपल होता है, तो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे ये वहाँ पे एक पॉइंट के कलर को लेकर एवरेज कलर डिटेक्ट कर रहा होता है। इसलिए ये सॉलिड कलर पे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दे रहा होता है। लेकिन ये प्रीसेट किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं या फिर हमारे सिलेक्टिंग एरिया को मज़ीद इन्हांस कर रहे होते हैं, उसके लिए मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी। यहाँ पॉइंट सैंपल है और यहाँ टॉलरेंस 32 है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और मैजिक वॉन्ड टूल ही मेरा एक्टिव है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इसने बहुत थोड़ा एरिया सिलेक्ट किया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूंगी ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता रहे। तो अब आप देखें इसने थोड़े से एरिया की सिलेक्शन बनाई है। मैं दोबारा यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल ले लेती हूँ और उसके बाद कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को ख़त्म करूँगी। आप ऐड सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन से इसमें सिलेक्शन ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी।
उसको बाद में देखते हैं। पहले मैं यहाँ से पॉइंट सैंपल पे आऊंगी। अब अगर यहाँ से मैं 11/11 एवरेज सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूँ, तो अब आप देखें पहले से थोड़ा ज्यादा एरिया इसने सिलेक्ट किया है। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और यहाँ से 100/100 एवरेज सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें इसने यहाँ तक ये एरिया सिलेक्ट किया है। अब इसने 101 पिक्सल विड्थ और 101 पिक्सल हाइट के कलर को एनालाइज करते हुए एक एवरेज कलर लिया है और वो सिमिलर कलर इसे जहां जहां नजर आया है उस कलर को इसने सिलेक्ट कर लिया है। मैं वापस यहाँ से पॉइंट सैंपल सिलेक्ट कर लूंगी। नॉर्मली हम पॉइंट सैंपल पे रखकर ही काम कर रहे होते हैं। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूंगी और इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। वैसे मैं इस सिलेक्शन को बढ़ा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मेरा ऐड सिलेक्शन सिलेक्ट है तो मैं मज़ीद आगे सिलेक्ट करती जाऊंगी तो ये मज़ीद सिलेक्शन ऐड करता जाएगा। आप देखें इस तरह से मैं बार बार क्लिक करके इस सिलेक्शन को ऐड कर सकती हूँ। जहां मुझे सॉलिड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए एक दफ़ा क्लिक करना पड़ा, अगर मेरा बैकग्राउंड सॉलिड नहीं है, ग्रेडियंट है या उसमें कोई मज़ीद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे बार बार क्लिक करना होगा। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस है। तो आप टॉलरेंस जितनी ज़्यादा करेंगे ये उतने ज़्यादा मिलते जुलते पिक्सल को डिटेक्ट करेगा। अब इस वक्त यहाँ पे 32 है। अगर आप यहाँ पे 32 रखते हैं तो जिस शेड पे आप क्लिक करेंगे, जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये उससे 32 डार्कर और 32 लाइटर शेड को लेकर अपनी सिलेक्शन बनाएगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये ज़्यादा एरिया सिलेक्ट करेगा। इस वक्त यहाँ पे 32 है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसने इतने एरिया को सिलेक्ट किया। मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन को ख़त्म कर दूंगी और अगर मैं यहाँ पे 100 कर देती हूँ और 100 करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो आप देखें इसने इस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया था उससे 100 डार्कर और 100 लाइटर शेड को लेकर सिलेक्शन बनाई है और आप देखें ये बिल्कुल क्लोज सिलेक्शन हुई है मेरे ऑब्जेक्ट की। अगर मैं इस नीचे वाले एरिया को भी ऐड करना चाहूँ तो ऐड सिलेक्शन पे रहते हुए इसको यहाँ से ऐड कर दूंगी। अब जब मैंने ऐड किया तो यहाँ मुझे ये पेड़ की ये जो टहनी नज़र आ रही है इसको इसने सिलेक्ट कर लिया है और ये एरिया छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पहले इसको ऐड करूँगी। अब अगर इसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो या तो मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगी तो आप देखें मेरे मैजिक वॉन्ड के साथ माइनस मुझे शो हो रहा है और अगर छोड़ूंगी तो प्लस शो हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें ये यहाँ से माइनस होगी लेकिन ये एरिया इसमें मज़ीद ऐड हो रहा है। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी मेहनत करके इसकी सिलेक्शन को परफेक्ट कर सकती हूँ। इस तरह के बैकग्राउंड में हम मैजिक वॉन्ड कम यूज़ करते हैं, सॉलिड बैकग्राउंड में मैजिक वॉन्ड टूल को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को ख़त्म कर लूँगी और यहाँ पे वापस मैं 32 कर देती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इस टॉलरेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एंटी एलियास है। एंटी एलियास पे भी हम बार बार बात कर चुके हैं। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की कटिंग करते हुए एंटी एलियास को ऑन रखेंगे तो ये उसमें एंटी एलियास ऑन कर देगा और अगर आप एंटी एलियास को ऑफ करेंगे तो ये एंटी एलियास को ऑफ कर देगा। एंटी एलियास को बताने के लिए मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो ये एक कटिंग मैं कर चुकी हूँ। जब मैंने इसको कट किया है तो एंटी एलियास का ऑप्शन ऑन था, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अपनी इमेज को वापस शो कर लेती हूँ। इस ऊपर वाली इमेज को हाइड करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लूंगी, एंटी एलियास से चेक हटा दूंगी और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके सिलेक्शन को इन्वर्ट कर लेती हूँ और कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगी। इस इमेज को शो कर लेती हूँ, ओरिजिनल इमेज को हाइड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको उठाकर इस तरफ ले आती हूँ और इसको उठा के यहाँ पे कर दूंगी। एंटी एलियास को आप राउंड या डायगोनल शेप पे ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। इनको इस तरह क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से जूम टूल लूंगी और इसको जूम करके आपको दिखाऊंगी। स्पेस बार से मैं इनको सामने ले आती हूँ। यहाँ पे पिक्सल आपको बिल्कुल शार्प नजर आ रहे हैं क्योंकि जब हमने इस इमेज की कटिंग की थी तो एंटी एलियास का ऑप्शन ऑफ था।
जबकि इसमें सेमी ट्रांसपेरेंट पिक्सल नजर आ रहे हैं जो कि एंटी एलियास हैं। इससे हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर स्मूथ आते हैं, जबकि एंटी एलियास ऑन ना होने की सूरत में हमें जैगेड सा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं वापस इसको फिट स्क्रीन कर देती हूँ और यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लूंगी। मैं एंटी एलियास पे वापस चेक लगा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कंटिगुअस है। कुछ लोग इसको कंटेजियस भी पढ़ते हैं, लेकिन कंटेजियस के स्पेलिंग डिफरेंट आते हैं। जी के बाद आई आता है, यू नहीं आता, और कंटेजियस का मतलब वबा होता है, जबकि ये लफ्ज कंटिगुअस है जिसका मतलब है मसलसल। तो इस ऑप्शन को बताने के लिए मैं अपने थर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। जब हम कंटिगुअस ऑप्शन पे चेक लगा के रखते हैं तो ये कंटिन्यू पिक्सल को फॉलो कर रहा होता है। हम जो सैंपल इसे देते हैं उसके कंटिन्यू पिक्सल को ये सिलेक्ट करता है। अगर दरमियान में किसी और कलर के पिक्सल आ जाते हैं तो ये सिमिलर कलर के बकाया पिक्सल को सिलेक्ट नहीं कर रहा होता। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो इसने उन तमाम पिक्सल को सिलेक्ट कर लिया है जो कि इस ट्री के बाहर वाली साइड पे है, बैकग्राउंड के पिक्सल हैं, जबकि ये दरमियान में सिमिलर कलर मौजूद हैं, इसने इनको सिलेक्ट नहीं किया। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी और यहाँ कंटिगुअस से चेक हटा दूंगी। जब हम कंटिगुअस से चेक हटाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद सिमिलर कलर को भी सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें इसने इस ट्री के अंदर वाले पिक्सल को भी सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ तो आप देखें ये अंदर वाली शेप को भी इसने सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो ये अंदर से भी सियान कलर डिलीट हो जाता है। मैं इसको फिट स्क्रीन कर देती हूँ और फिट स्क्रीन करने के बाद अब मैं अगर इस बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहती हूँ तो या तो मैं अपनी सिलेक्शन इन्वर्स कर लूँगी, और अगर इन्वर्स नहीं करना चाहती तो मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दूँगी। लेकिन डिलीट करने से पहले मुझे अपने इमेज को रास्टराइज करना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, यहाँ से रास्टराइज लेयर पे क्लिक करूँगी और उसके बाद अगर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँ तो आप देखें इसमें से वो तमाम पिक्सल जो सिलेक्ट थे डिलीट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ तो आप देखें इसने बैकग्राउंड को इस ट्री के अंदर से भी रिमूव कर दिया। हाँ, कुछ जगहों पे आपको सियान कलर थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा, लेकिन हम ऐड सिलेक्शन से उसको भी ऐड करके रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, आप कंटिगुअस से चेक हटा दें और बैकग्राउंड रिमूव कर दें। इस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब इस मेथड को यूज करते हुए आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो आपको कुछ मजीद प्रॉब्लम का भी सामना हो सकता है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं उसके लिए मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ट्री के साथ साथ एक डॉल हाउस भी मौजूद है। फर्ज करें आपके पास कोई ट्री मौजूद है या कोई और ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके बैकग्राउंड में से वो कलर आप रिमूव करना चाहते हैं, जबकि कोई और ऑब्जेक्ट मौजूद है और उसमें सेम कलर मौजूद है और आप उसमें से वो कलर रिमूव नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप कंटिगुअस ऑप्शन को यूज करेंगे तो ये उसमें मौजूद कलर को भी सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं इस ट्री में से तो बैकग्राउंड रिमूव करना चाहती हूँ, लेकिन अगर यहाँ से ये सायान कलर रिमूव होगा जो इसके डोर में है, या यहाँ से ये कलर रिमूव होगा जो इसकी फ्रंट वॉल पे है, तो यहाँ तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इस घर का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम हमें आ सकते हैं। जैसे आप देखें कंटिगुअस से चेक हटा हुआ है और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब इसने इस ट्री के अंदर वाले एरिया की सिलेक्शन तो बनाई है, उसके साथ साथ इस सिलेक्शन को भी ले लिया है, इस सिलेक्शन को भी ले लिया है। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूं और सिलेक्शन को इन्वर्ट कर लूं और इन्वर्ट करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी लूं और यहाँ से ओरिजिनल इमेज को हाइड करूं और इसको हाइड करूं, तो आप देखें यहाँ से इस डोर में से ये कलर हट चुका है, यहाँ से ये कलर हट चुका है और आपकी ये इमेज खराब हो चुकी है। क्योंकि कुछ एरिया में से तो कलर रिमूव करना ठीक रहता है, लेकिन कुछ एरिया में से कलर रिमूव करने का मतलब है स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बिगाड़ देना। तो मैं इस कॉपी को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और इसको वापस शो कर लूंगी और यहाँ वापस सिलेक्ट करूंगी। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से इस सिलेक्शन को खत्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन लेकर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे क्लिक करने पे इसने तमाम सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैं दोबारा ऐड सिलेक्शन पे आकर यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब अगर इसमें से मुझे इस सिलेक्शन को माइनस करना है तो या तो मैं यहाँ पे आकर लेसो टूल ले सकती हूँ और यहाँ सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे आ सकती हूँ, और अगर मैं इस एरिया की सिलेक्शन बनाऊं तो
तो अब आप देखें उसने इस एरिया की सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद अगर मुझे यहाँ से इस सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप देखें इसकी सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट हो गई। आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए या फिर अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी लेने के लिए जरूरी नहीं कि कोई एक टूल यूज करें, 2-3 टूल को मिलाकर यूज करने से भी आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और मैं यहाँ वापस मैजिक वॉन्ड टूल पे आ जाती हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास सैंपल आल लेयर है। तो अगर सैंपल आल लेयर पे चेक लगा होगा तो आप जिस मर्जी लेयर पे रहते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। इस ऑप्शन को हम देख चुके हैं। उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन है, तो इसको भी हमने क्विक सिलेक्शन टूल में भी देख लिया है और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में भी देख लिया है कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे इमेज में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ये इनको खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद सिलेक्ट इन मास्क का ऑप्शन है, तो सिलेक्ट इन मास्क के ऑप्शन पे हम सेपरेट क्लास बनाएंगे। इस तरह से मैजिक वॉन्ड की तमाम प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप आपको मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल भी अच्छे से समझ आ गया होगा।